तो चलिए राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी ऋषि उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद प्रीता। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएस टीवी में। जैसे कि प्रीता ने बताया, मेरा नाम ऋषि रमन उपाध्याय और जो हमारे साथ हमारे इस पूरी चर्चा में जो तीन विशेष मेहमान हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। रोशनी यादव जी हैं, प्रियंका दुबे जी हैं और संदीप जी हैं। रोशनी जी स्वागत है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रियंका जी बीजेपी प्रवक्ता हैं और संदीप जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। भली भांति जानते होंगे आप इन तीनों चेहरों को और बिना देर किए जो हमारी चर्चा है उसको हम शुरू करते हैं। संदीप जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये 8 सीटें, बड़े अतरंगी रंग हैं इन सीटों के। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 29 की 29 जीतेंगे, इनमें से सारी हम जीत जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि 10 से ज्यादा सीट जीतेंगे और 3 नाम यहां पर वो ले रही है। वो कह रही है कि हम रतलाम में भी अपनी धमक रखते हैं, खरगोन भी हम जीत लेंगे और इंदौर में नोटा हमारे समर्थन में आ जाएगा। ये पूरी गुणागणित जो है इस बार मालवा निमाड़ की, इस पूरे अंचल की, क्या लगता है आपको दोनों पार्टियों के पर्सपेक्टिव से? देखिए रमन जी, आप ये मान के चलिए कि इस बार का चुनाव बीजेपी 400 पार किनारे पर लड़ रही है और उसकी कोशिश है कि वो पूरी 29 सीटें जीते। जहां तक आपने चौथे चरण की बात की है, इसमें 8 सीटें आती हैं। ठीक, दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। एक सीट से तो कांग्रेस बाहर हो गई है, इंदौर की सीट हम बात करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि मालवा निमाड़ की ये जो सीटें हैं, इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने जोर लगाने में कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ने अपने तरह से चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी भी आए, राहुल गांधी भी आए, प्रदेश के तमाम नेता सक्रिय रहे और पिछले 8-9 दिन का हम सिनेरियो देखें तो पाते हैं कि पूरी पार्टियां मालवा निमाड़ में डेरा डाली हुई थी, क्योंकि अंतिम चरण का ये चुनाव था। जीत और हार का आकलन करना कोई जल्दबाजी होगी, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना होगा कि इन 8 सीटों में 3 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की हैं और 2 एससी की सीटें हैं। बची 3 है सामान्य की सीटें। क्या वाकई में कांग्रेस का अब भी आदिवासियों में जनाधार है? क्या कांग्रेस की अब भी दलितों में पकड़ है? ये तय करेंगे ये चुनाव। अब वोटिंग का परसेंट क्या रहता है, क्योंकि जो शुरुआती रुझान है वो पिछले चरणों जैसा ही आ रहा है कि पहले 2 घंटे में 12 से 15%, दूसरे 2 घंटे में अगर कुल मिला लिया जाए तो 28 से 32%। आगे के जो 1 बजे के बाद का समय है रमन जी, 1 से लेके 4 और 5 बजे तक का, अगर यहाँ डाउन होता है, ये वो इलाका है जहां 75% तक वोटिंग होती है, तो क्या संदेश जाता है, ये प्रतिशत पर बहुत कुछ निर्भर करेगा मुझे लगता है। ठीक बात है। और आपने बहुत एक अच्छी बात की चर्चा की शुरुआत में ही कि कांग्रेस की रीच कितनी है वो इन 8 सीटों के हिसाब से तय हो जाएगी। एसटी सीट भी है, एससी भी है और 3 सामान्य हैं, मंदसौर, इंदौर और खंडवा, अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो। चलिए रोशनी जी आपके पास आना चाहेंगे। एक बार हम पूरी तैयारी पर और बाकी चीजों पर बात कर लेते हैं। सुबह से जब हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, तो एक बात निकली थी, सामने आई थी कि इस बार बैठे बिठाए बहुत सारे मुद्दे आपने दे दिए। तो क्या उन मुद्दों का फर्क इन 8 सीटों पर पड़ेगा या आपको लगता है कि सब हमने कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया? देखिए, सबसे पहले मैं तो सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करना चाहूंगी और एक छोटी सी अपील करना चाहूंगी, क्योंकि वोटिंग का दौर चल रहा है, तो सभी मतदाताओं से बीएस टीवी के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और मतदान अच्छा हो, इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाएं। तो देखिए, कांग्रेस के मुद्दे रहे हों, वहीं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आके एक बहुत अमर्यादित बात कही थी दिग्विजय सिंह जी के चुनावी क्षेत्र में कि आसिक का जनाजा बड़े धूमधाम से निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का, मैं नहीं कहूंगी जनाजा, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत ही अमर्यादित शब्द होता है। जनाजा का मतलब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती है कि जब मरणासन की अवस्था में कोई होता है, उसका राम नाम सत्य हो जाता है, उसको जनाजा कहते हैं। तो ये जो इनके अमर्यादित बयान है, लेकिन मैं मानती हूँ कि अमर्यादित बयान किसी का भी हो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन उस बयान के ऊपर आप राजनीति भुनाने का जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है, मुझे लगता है उसमें ये असमर्थ नजर आएंगे। और आज चूंकि चुनाव उन मुद्दों पर है जिससे भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। आप चाहे देख लें, मोदी जी खंडवा में जाते हो या जितनी भी उन्होंने सभाएं की हैं, वो हिंदुत्व और धर्म के एजेंडे और राम मंदिर के एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो ये चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के मुद्दे नहीं है? क्या वो विकास पे चुनाव नहीं लड़ सकते? वो व्यापार नीति में जो जीएसटी लगा के छोटे व्यापारों को ठप कर रहे हैं, आज उज्जैन और इंदौर में ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप देखिए कि जहां से इनके मुख्यमंत्री आते हैं उज्जैन से, और पूरे देश में ये स्वच्छता मिशन का
एक ढोल बजाते हैं, इंदौर भी उसमें नंबर 1 की श्रेणी में लाते हैं। तो आप उज्जैन में क्षिप्रा नदी का आप देखिए कि वहां उज्जैन के जो मतदाता और पूरा परिवार है वो बार बार क्षिप्रा नदी की गंदगी को लेकर सवाल उठा रहा है। वहां पीने के पानी की किल्लत है। तो आज तक इन लोगों ने इस बात की क्यों व्यवस्था आपके नहीं पास बनाई? पर्याप्त, आपके तो जिन मुद्दों पर आप बात कर रही हैं वो पर्याप्त मुद्दे आपके पास हैं। प्रियंका जी से पूछ लेते हैं कि क्या ये बात वाकई सही है या गलत कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है बीजेपी, ऐसा कह रही है रोशनी जी। क्या कहेंगी प्रियंका जी आप? मुद्दे अगर विपक्ष के पास जनहितैषी विकास के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इनको मुद्दा विहीन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने किए हुए कार्य और अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए पर्याप्त समय है और वो गिनवा भी रहे हैं। और ये काम एक नहीं, हमने कई अभियान के माध्यम से किया, चाहे गांव चलो अभियान हो, चाहे लाभार्थी नमन अभिवंदन अभियान हो, या आखिरी का जो हमारा चला था बूथ विजय संकल्प अभियान, उसके माध्यम से हम जनता के बीच में पहुंचे हों, ये उसका साक्षी है। परंतु जहां आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये जो चुनाव है वो सनातनी है, और स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से एक पार्टी अपनी ही फूट को मैनेज करने में परेशान रही और कहाँ एक पार्टी जो है वो धरातल पर अपने किए हुए कार्य और अपने मनोबल के साथ में और अपने कार्यकर्ता के मनोबल के साथ में धरातल पर मेहनत करती हुई नजर आई। तो ये चीज आकलन करने के लिए है कि आज इंदौर में मतदाता कहने लगा कि तुम्हारा सिक्का खोटा तो हम क्यों दबाएं नोटा। ये मैंने नहीं, वहाँ के मतदाता ने चलाया अभियान और उन्होंने खुद में इस चीज के लिए आगे अग्रणी होकर के जो मतदान करने के लिए निकले हैं वो पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के विकास को दे रहे हैं और उनके किए। चलिए, वोटिंग तो जारी है ही और किस मुद्दे पर जो जनता है वो वोट दे रही है वो तो 4 जून को स्पष्ट होगा ही। आप दोनों के पास एक बार हम फिर से जुड़ेंगे, संदीप जी के पास चलना चाहेंगे। संदीप जी, हमने एक एक रिएक्शन सबसे ले लिया और उसके बाद जो हमारे अलग अलग मुद्दे हैं उन पर हम बात करना अब शुरू करना चाह रहे हैं। तो एक जो बात कही जाती है मालवा निमाड़ के लिए कि लहर पर सवार होता है हमेशा हर चुनाव में, फिर चाहे वो विधानसभा हो, खासतौर से लोकसभा चुनाव में तो मालवा निमाड़ की तासीर ऐसी ही रहती है। इस बार है लहर, आपको लगता है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर कैसे तय होगा इस बार? देखिए रमन जी, इस बार के चुनाव में लहर दिख नहीं रही है किसी भी तरह की, और उसका मूल कारण एक और है कि प्रचार का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। जिस तरह से हम पहले रैलियां देखते थे, गांव-गांव में छोटी छोटी रैलियां निकलती थी, सभाएं होती थी, वो पैटर्न काफ़ी कम हो गया है। तो वो चीज़ नहीं दिखी, मतदाता का वैसा रुझान नहीं दिखा और चर्चा करता भी नहीं दिखा। लहर की आपने बात की, मैं कह रहा हूँ ये वाला जो चुनाव है ये मुद्दों से भरा हुआ चुनाव था रमन जी। विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ गया। क्या महंगाई का मुद्दा नहीं था? क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था? क्या और भी चीज़ें ऐसी थी जो मुद्दे से जुड़ी थी, युवाओं को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इन मामलों में पिछड़ गया। जहां तक बात है तो बीजेपी ने आस्था को भुनाने की पूरी कोशिश की रमन जी। एक तो राम मंदिर का 22 जनवरी को भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण कहें जिसको हम, प्राण प्रतिष्ठा हुई राम जी की। उसके बाद से बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, 500 साल बाद राम जी आए। इसका काउंटर अगर कांग्रेस को करना था तो उसने जो रास्ता अपनाया वो थोड़ा सा अलग हो गया। उन्होंने निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। तो उससे संदेश क्या गया कि आपने बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को आहत किया। वो मुद्दे जो लोगों की रोजी रोटी से जुड़े थे, जो मुद्दे आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे थे, उन मुद्दों पर कांग्रेस सवार नहीं हो पाई और बीजेपी आस्था पर सवारी कर गई। तो मुझे लग रहा है कि जनता के बीच जो चर्चा है या बात है वो मतदान के जरिए ही सामने आएगी। फिलहाल तो कोई ऐसी लहर मालवा में, क्या देश में कोई लहर ऐसी नहीं दिख रही है जिसके आधार पर या तो हम कहें एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो है। दोनों चीजें नजर नहीं आई मुझे। दोनों चीजें नजर नहीं आ रही। ठीक बात है, आगे बढ़ेंगे पूरी बातचीत में, लेकिन उससे पहले खबर है वो हम आपको बता देते हैं कि लोकतंत्र का ये जो त्योहार चल रहा है, इन 8 सीटों पर जो वोटिंग चल रही है और देश भर में अलग अलग सीटों पर, इसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आईजी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ओएसडी राजेश हिंगणकर ने सपरिवार इंदौर में पहुंचकर मतदान किया और लोगों से मतदान करने की अपील भी की। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और बीएसटीवी भी लगातार अपने दर्शकों से ये अनुरोध कर रहा है, उन 8 सीटों पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कि भैया आप घर से बाहर निकलें, मतदान करने पहुंचें
बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है वो आज आप खुद पहुंचकर तय कर सकते हैं। चलिए चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद प्रीता। इस वीडियो को आपने गौर से अगर देखा हो तो कैलाश विजयवर्गीय फोन पर बात कर रहे थे, स्थिति का जायजा वो ले रहे थे और वो फोन पर ये भी कह रहे थे कि वोटिंग बढ़ाओगे तो मोदी जी से मिलवाएंगे भी। मतलब कि ऑफर भी है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ काम करना है, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा भी। रोशनी जी आपके पास आना चाहेंगे। मुद्दों की बात हो रही थी, अभी संदीप जी ने कहा कि कैश कराने के लिए आपके पास बहुत कुछ था, शायद आप करा नहीं पाए। मुझे 2014 याद आता है जब महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी और तमाम अपनी जो आवाज उसको उठा रही थी। एक नारा चला था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार, जो भी है। तो आपको नहीं लगता कि मुद्दे आपके पास पर्याप्त थे, संगठन भी आपके पास था, लेकिन आप शायद उनको उस तरह से कैरी नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था? उसमें कुछ आपको नहीं लगता कि एक थोड़ा सा आत्मचिंतन की, आत्ममंथन की अब जरूरत या महसूस की जा रही है? कांग्रेस के लिए ये दौर बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा है, संघर्षमय रहा है, इस बात को हम स्वीकार। वो आपने चूंकि बात पूरी नहीं की, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, मुझे लगता है पूरे देश में ये पोस्टर लगाने चाहिए थे। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस पे चुनाव जीतती तो बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव होता, क्योंकि मुझे याद है कि एक दौर था, स्मृति ईरानी जी भी बड़ा सिलेंडर सर पे रख के बड़े धरना प्रदर्शन किया करती थी। 450 मौका तो आपके पास भी था ना, आपके सिलेंडर था। लगातार आप देखिए कि कांग्रेस सरकार इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन उन 70 साल के दौर में, चूंकि 55 से 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो 70 रुपए तक हमने डीजल पेट्रोल के दाम पहुंचाए। लेकिन 10 साल में आप देख लें इन्होंने महंगाई कहां पहुंचा दी। आप चाहे दाल और सरसों तेल का भाव देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे देख लें, जो 50-55 हजार में मिला करती वो आज 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच रही हैं। और आप देखिए कि कई जो लोकसभा की भी सीटें हैं, तो आज बेरोजगारी और महंगाई तो लगातार मुद्दा बना हुआ है। अभी नीट का एग्जाम हुआ, उसमें भी आप देखिए वो भी लीक हो गया। तो लगातार युवाओं के लिए भी कितना संघर्ष है। और जहां पे हम युवाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप के रूप में, 8,500 हर महीने, वहीं महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो लगातार हम अपने न्याय के मैनिफेस्टो पे टिके हुए और उन्हीं बातों को हम क्षेत्र में ले जा रहे हैं। और हम मुद्दों में आप देखिए कि मंदसौर और धार में बीजेपी के प्रति कितनी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। इन्होंने वहीं जो एक प्रत्याशी पर इनको विश्वास नहीं हुआ तो दूसरा प्रत्याशी ये बदल कर ले आते हैं। और वहां पे लगातार, चूंकि वहां से हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी आते हैं, तो वो पूरी ताकत से बिल्कुल जमीन स्तर पर अपनी कैंपेनिंग को मजबूत किए हुए पूरी ताकत के साथ लगे हैं। वही मंदसौर में दिग्विजय सिंह जी ने डेरा जमाया हुआ है। तो लगातार ऐसा नहीं है। इस मालवा निवाड़, चूंकि हमेशा से इस मालवा निवाड़ ने कांग्रेस को बड़ा ही सम्मान दिया है। और मैं कहूंगी कि चूंकि जो ट्राइबल्स और जो हमारे आदिवासी परिवार हैं, ये कांग्रेस का पारंपरिक वोट रहा है। और इस बार भी, और अगर इनके हक की लड़ाई, इनके अधिकारों पे अगर किसी ने बात की है, तो आपको जब कांग्रेस का पिछले समय में जब कांग्रेस की सरकार रही आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के उसमें, तो भूमि पट्टा आवंटन की बात हो, अधिनियम की बात हो, इनके जल जंगल जमीन के हक अधिकारों की बात हो, तो कांग्रेस ने ही उस पर बात की। ये एक जगह राष्ट्रपति जी को बिठा करके सम्मानित पद पर, लेकिन रोशनी जी बड़ा एक सवाल यहाँ पर यह है कि कमबैक की स्थिति बनी या नहीं बनी, या इसके पहले क्यों नहीं हो पाया, बात उसकी यहाँ पर चल रही थी। प्रियंका जी को इन कर लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। प्रियंका जी, तमाम सारी बातें कही रोशनी जी ने, एक वर्जन आपका भी। 2014 से पहले महंगाई दर हुआ करती थी 10%। उसके बाद हम लोगों ने पैंडेमिक जैसे वैश्विक समस्या को झेला और आज महंगाई की दर है 6%। तो महंगाई किसके जमाने में ज्यादा थी, ये पढ़ा लिखा इंसान आज समझ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये लोग बार बार लगा देते हैं ना, जो नारा लगाते हैं, अब की बार महंगाई की मार, फिर से एक बार मोदी सरकार की महंगाई की मार जरूर थी, जिसको इतनी बड़ी वैश्विक समस्या के बाद जिसने नियंत्रित किया वो है माननीय मोदी जी। और इसके ऊपर जनता को विश्वास था, इसलिए विधानसभा में भी हमको विजयी बनाया और लोकसभा में भी बनाएंगे। ये बात रोशनी जी ने बहुत अच्छी कही, हमारा स्थायी वोट बैंक, पर आपने उसके साथ किया क्या? तो वोट बैंक बना करके रखा। अगर आज हम बात करते हैं जिन दलितों के लिए ये लोग इतना ही मतलब कहते हैं विधवा विलाप करते हैं एक तरीके से, जो कि इन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका भला इन्होंने किया नहीं, सिर्फ पेपर पर उनको उलझाए रखा और इनके साहूकार उनके ऊपर राजनीति करते रहे।
उन्हीं को वनाधिकार कानून के चलते 3 लाख से ज्यादा पट्टे वितरित किए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और 35,000 से ज्यादा निरस्त कर दिए गए थे दावे, जिन दलितों के दावे में निरस्त किए थे उनके दावों को मान्य किया और उनको उनका अधिकार दिलाया। ये है मोदी सरकार। इसके बाद जब बात करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अशिक्षित होता है तो वो एक तरीके से किसी को ढाल नहीं पाता है, और अगर इसका उदाहरण देखें तो निशा बांगर जी के साथ जो इन्होंने किया ना वादा खिलाफी, वो निशा बांगर जी ने बहुत अच्छे से कहा, मंच पे आके कहा कि इन्होंने पहले मेरी नौकरी छुड़ाई, फिर मेरे को विधायक का टिकट नहीं दिया, फिर लोकसभा का मेरे को दे करके चुप रखा, फिर बाद में लोकसभा में भी मुझे मौका नहीं दिया। तो इन्होंने अम्बेडकर जी के साथ भी गलत किया था उस जमाने में, और आज भी इनको शिक्षित लोग पसंद नहीं आते हैं, जो उनको ट्राइबल्स को ये लोग बातें करते हैं, उनके साथ ही वादा खिलाफी करते हैं। शिक्षा के मामले में उनको वंचित रखने की इन्होंने जो कोशिश करी, आज वहीं 24 लाख से ज्यादा जनजाति विद्यार्थी जो हैं वो अलग अलग माध्यमों से अध्ययन कर रहे हैं और स्कॉलरशिप से भी ज्यादा बेनिफिट्स लेकर के लगे हुए। इसके बाद उनको समस्या आती थी आवास की। तो अगर मैं रिकॉर्ड्स पे बात करूं, कारण क्या होता है कि कांग्रेस के लोग आंकड़े लेकर के नहीं बैठते, डेटा लेके नहीं बैठते हैं, सिर्फ हवाई बातें। मैं सुबह से जितनी डिबेट में बैठी हूँ यही जुमलेबाजियां इनकी चल रही है। अगर मैं बात करती हूँ 1,25,000 से ज्यादा जनजाति विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित हो रहे। मैं आपको सुन रही थी, बहुत सुन रही थी, अब आप भी देरी से सुनिए। एक मिनट में रोशनी जी आ रहे हैं, आपकी पास आ जाते हैं इसके बाद। जी हाँ, पहले आप बात खत्म कर लीजिए प्रियंका जी। देरी से सुनिए, आप भी सुनिए। जी ठीक है, इसकी बात करते हैं। अगर इसके बाद ये लोग जो भ्रमित करने की राजनीति करते थे, तो 1,25,000 से ज्यादा जनजाति विद्यार्थी आज स्कॉलरशिप और दूसरी चीजों से लाभान्वित हो रहे हैं। आवासीय अगर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, ये वही है जिनको ये लोग स्थायी वोट बैंक की तरह से भ्रमित करते रहे और उनका एक तरीके से शोषण करते रहे। यही शब्द इनके लिए सही होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तेंदुपत्ता संग्राहक को जो सिर्फ 450 रुपए देते थे, आज वो तेंदुपत्ता संग्राहक जो है वो 3,000 से ज्यादा प्रति बोरा आज अर्जित कर रहा है। ये उसके पॉकेट में जा रहा है, ये पैसा डायरेक्ट खातों में जाता है, यहाँ वहां बिचौलियों में नहीं बटता है। जो माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसा जमीन तक पहुंचता है। इसको नियंत्रित किया जनधन योजना के माध्यम से, खाते खुलवाकर डायरेक्ट उनके खातों में पैसा डाल करके ये काम किया है मोदी जी ने, जिनके ऊपर आज ये लोग विश्वास करते। और यही एक कारण रहा कि विधानसभा में भी हम लोग बहुत अच्छे मतों से आगे आए, और आज लोकसभा में भी जो हम लोग 29 कमल के फूल की जो बात करते हैं, 29 सीटों पे कमल का फूल खिलाने का जो दावा कर पा रहे हैं, रोशनी जी को कर लेते हैं। प्रियंका जी एक मिनट हो चुका है, शायद अब रोशनी जी की बात भी सुन लेनी चाहिए हमें यहाँ पर। रोशनी जी अपनी बात करें, फिर एक खबर आ रही है बुरहानपुर से, वो भी हम बताते हैं दर्शकों को। पहले रोशनी जी अपनी बात रख लीजिए। देखिए, ये जो झूठे और लिखित आंकड़ों पर मेरी बहन जो बात करती है, आज अभी पानी और नल जल योजना की स्कीम लाई है। चूंकि मैं निवाड़ी जिले से आती हूँ, इन्होंने वहां पे 95% नल जल योजना का स्कीम का ठप्पा लगा दिया है। और वहां पे आप जाके देखें सच्चाई, तो जो आदिवासी ट्राइबल्स जो हमारी बस्तियां हैं उन तक पानी ही नहीं पहुंचा है। तो मुझे लगता है इस तरीके के आंकड़े और एक उसका पूरा मैनिफेस्टो तय कर लेना और संकल्प पत्र झूठा बना लेने से जो है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं दिखता। आप देखें कि किसान गारंटी देने की बात जो है मोदी जी बड़े बड़े मंचों से करते हैं। आज कहाँ इनके संकल्प पत्र में मेंशन है कि हम किसान गारंटी दे रहे हैं, किसान की आय को दोगुनी कर रहे हैं। वहीं पे एमएसपी की लड़ाई लड़ते लड़ते हजारों किसान जो है मौत के घाट उतर जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। वहीं आप चलिए, मतलब आरोप प्रत्यारोप मुद्दा इन्हीं में हम घिरे हुए हैं, इनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। बाद में हम अभी इस पर लौटेंगे। रोशनी जी बात सुनेंगे आपकी भी, प्रियंका जी आपकी, संदीप जी आपके पास भी लौटेंगे। तो चलिए चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद प्रीता। हमारे तमाम दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप अपने घरों से जरूर निकलें, उन 8 लोकसभा सीटों पर रहने वाले जो दर्शक हमारे हैं, और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा जरूर बनिए। घर से बाहर निकलिए, वोटिंग करिए। मौसम भी जहाँ तक है थोड़ा सा मेहरबानी है कई इलाकों में मध्य प्रदेश के। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जहाँ पर हम थे कि मुद्दे कितने प्रभावी, कितने गौण रहे इस बार इलेक्शन स्ट्रेटजी कैसी रही, चुनाव प्रचार का तरीका कैसा रहा। संदीप जी, एक बात अभी पिछले कुछ दिनों से मैं भी ये नोटिस कर रहा था कि प्रकृति हमें जीने का तरीका बताती है कि मान लीजिए ठंड पड़ रही है तो स्वेटर पहन लेंगे, गर्मी है तो हम हाफ कपड़ों में आ जाएंगे, बरसात है तो कुछ ऐसे कपड़े पहन लेंगे रेनकोट जैसे, जिससे कि हम भीगे नहीं। तो कुल मिलाकर ये है कि हर बार आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। आप सर्दियों में
हाफ टी शर्ट पहन के निकलेंगे तो शायद बीमार हो जाएंगे। इस इलेक्शन में आपको नहीं लगता कि स्ट्रेटजी थोड़ी सी कांग्रेस अगर बेहतर करती तो ज्यादा अच्छा होता? तब जबकि 10 साल से आप सरकार में बाहर हैं, आप हिंदी पट्टी में कई जगहों पर कमजोर हैं, सीटें आपके हाथ में आते आते कई बार रह जाती हैं, और तब जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर पहले चरण के बाद से या उसके पहले से ही देखें तो शिफ्टिंग का सिलसिला लगातार जारी था, तो आपके पास खतरे ज्यादा थे, बचने की संभावनाएं कम थी, स्ट्रेटजी पर आपको विशेष फोकस नहीं करना चाहिए था? शायद ये बात मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच आपसे इस पर हम जानना चाहेंगे। देखिए रमन जी, बात बिल्कुल सही है कि जब आप मैच खेलने जाते हैं मैदान में तो आपको बाहर बैठ के एक रणनीति पर काम करना होता है, रणनीति बना के चलते हैं और आप समय के अनुकूल बदलते जाते हैं। जैसे ही टाइम गुजरता जाता है, आपकी टीम की क्या स्थिति है, आप उस रणनीति में बदलाव भी करते हैं। बीजेपी को इस चुनाव में हमने बेहतर तरीके से देखा। पहले फेज में चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह, उनका स्टैंड कुछ और था, दूसरे में बदले, वो तीसरे में बदले और चौथे में आते आते भी बदल गए और आने वाले समय में भी बदलेगा। मध्य प्रदेश को लेकर या राष्ट्रीय राजनीति में हम कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस की एक बेहतर रणनीति सामने नहीं आती है। उनकी जो कैंपेनिंग है वो भी एक अस्त व्यस्त सी नजर आती है। कांग्रेस के पास सिर्फ 2 बड़े चेहरे थे प्रचार के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी आए थे मध्य प्रदेश। एक दौरा हुआ, वो मजबूरी में हुआ, जो सतना का हुआ वो राहुल गांधी का कैंसिल हुआ तो उनका उन्हें आना पड़ा। सोनिया गांधी कहीं प्रचार करने गई नहीं। तो जब आपके पास चेहरे कम थे तो आपको ऐसी रणनीति बनानी थी कि हिंदी बेल्ट में, या हम कहें मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राहुल गांधी के कितने 3 दौरे हुए, प्रियंका गांधी की 2 सभाएं हुई हैं। तो क्या मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सिर्फ 5 आयोजन पर्याप्त थे? और एक और चीज हुई है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने इलाके में घिर के रह गए। ठीक, हम कमलनाथ की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पाए, 3 सभाएं छिंदवाड़ा के बाहर की, वो तो फेज खत्म होने के सेकंड फेज के टाइम पे। दिग्विजय सिंह जी चुनाव तक अपने इलाके से बाहर नहीं निकल पाए। तो आपके पास जो चेहरे थे उनका आप उपयोग नहीं कर पाए, और जब आप उपयोग नहीं करते हैं तो आपका संदेश मतदाता तक नहीं जाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति को और बेहतर बनाना था। ये बात ठीक है कि जीतू पटवारी हुए, उमंग सिंगार हुए, अरुण यादव हुए, इन लोगों ने, विवेक तनखा, इन्हें खूब दौरे किए, खूब, लेकिन ये एक क्षेत्र के नेता है रमन जी, समझना होगा। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका पूरे प्रदेश में प्रभाव हो। ठीक है, अरुण यादव एक ओबीसी का फेस है, उनका आपने उपयोग किया, लेकिन दिग्विजय सिंह की जो स्थिति है, कमलनाथ की है, वो बेहतर रणनीति का अभाव मुझे इस चुनाव में जरूर नजर आया। बिल्कुल, और ये थोड़ा सा उत्साह कम करने वाला भी होता है कार्यकर्ताओं के लिए जब आपके सीनियर लीडर्स नहीं निकलते हैं। मैं इसका उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा, जैसे कि हम उज्जैन की बात करें, शुरुआत में हमने देखा महेश परमार जी खूब निकले, लोकल फैक्टर के साथ वो चीजों को जोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उतना उनको पेस नहीं मिला। रतलाम में भील भिलाला वाला काफी मुद्दा जो चर्चा में रहा, लेकिन वो भी पेस नहीं पकड़ पाया। तो मुद्दे रोशनी जी आपके पास ऐसा नहीं कि नहीं थे, मुझे जहां तक लग रहा है कि मुद्दे थे, आप बढ़िया तरह से आप शायद अटैक कर सकते थे, लेकिन वो अटैकिंग नेचर कहां मिसिंग हो गया, वो कहां कमी रह गई, वो एक बड़ा सवाल रहेगा मेरे ख्याल से। देखिए, उज्जैन में सचिन पायलट जी महेश परमार जी के समर्थन में गए, और सबसे बड़ी चीज कि चूंकि जो कांग्रेस इस संघर्ष के दौर से हमेशा लड़ते आई है, तो मुझे लगता है हमारी कांग्रेस की एक रणनीति थी कि क्षेत्रीय जो हमारे नेता है कद्दावर, चाहे वो कमलनाथ जी हो, उन्होंने अपने क्षेत्र के आसपास मोर्चा संभाला। जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद वो बाहर निकले। अभी आप दिग्विजय सिंह जी को देखें, उन्होंने अपने राजगढ़ को बखूबी एक जमीनी कार्यकर्ता बनके उन्होंने वहां की लड़ाई लड़ी। उसके बाद अभी मंदसौर में और अन्य जगह वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो कांग्रेस की प्राथमिकता ये थी कि कार्यकर्ता और संगठन, देखिए हमारी जो नाकामी है हम उसको स्वीकारते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ और पाखंड और अस्वीकारता को हम सामने नहीं लाते। हाँ, कहीं ना कहीं संगठन में हमारी थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन अब हम हमारे नए अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ एक नए पुनर्निर्माण के रूप में कांग्रेस को संगठित करने की ताकत इस बार हमने प्रदान की है। लेकिन
सवाल ये खड़ा होता है कि चाहे इंदौर देख लें, खजुराहो देख लें, सूरत देख लें, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के कुकर्म को, जिस तरह के कृत्य रच के, उनका स्वांग रच करके जिस तरह की स्थिति पैदा करती है, ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन्हीं की नेता सुमित्रा ताई, चूंकि इंदौर जो है मां अहिल्या देवी की धरती है, जो हमेशा आदर्शों पर विश्वास पे टिका रहा है, उसमें आप क्या प्रियंका जी आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं। तो आज जो नोटा के समर्थन में, और आप देखिए कि इंदौर का सबसे कम परसेंटेज हुआ है, तो ये तो इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि वहां पे कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े संगठन के चल रही है वोटिंग अभी तो शाम तक नतीजे आएंगे कि कितनी वोटिंग हुई नहीं हुई। प्रियंका जी कुछ कह रही है, कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट का रिएक्शन ले लेते फिर आ रहे हैं आपके पास। जी प्रियंका जी। हमारी बहन सुमित्रा ताई के बयान पर तो बोल पाई, पर सैम पित्रोदा के बयान के ऊपर चुप्पी साध लेती है। अगर मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं कि एटम बम से डर करके पाकिस्तान के लिए फेवर में काम करना चाहिए, तो ये उस पर चुप्पी साध लेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद अगर हम बात करें इन्हीं के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन जी के स्टेटमेंट्स के ऊपर ये लोग चुप्पी साध लेंगे, तो पहले अपना गिरेबान देखिए। सुमित्रा ताई के बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत मत कीजिए। जैसा आप लोग का चाल चरित्र चेहरा है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके निष्पक्ष होकर के बात कीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जिस स्थिति से अगर आप लोग एक एक चरण के बाद, जैसे हम कहें कि पहले अगर आप लोग पस्त हो गए, फिर ध्वस्त हो गए, और आज स्थिति ये हो चुकी है कि आप लोग अस्त होने की कगार पर हैं। अगर हर चरण पे अगर आप लोगों ने इस पर भी कंट्रोल किया होता, तो आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि तनातनी बनाम सनातनी चुनाव हो गया है, ये स्थिति में नहीं पहुंचता। बहुसंख्यक जो जनसंख्या है, जिसकी आपने आकांक्षाओं को, उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था को, उनकी निष्ठा को जिस तरह आप लोग सरेआम एक सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में एक दरकिनार करते चले आए, उसका परिणाम आज आपकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। प्रियंका जी आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हो गए, थोड़ा सा इसको एक नया रंग दे देते हैं इस डिबेट को। आप ही से बात कर रहे हैं, एक नंबर हम आपसे जानना चाहेंगे। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की, 8 मालवा निमाड़ की, कितने पर आपको लग रहा है कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा? और रोशनी जी आपसे भी पूछेंगे अभी इसके बाद तुरंत। 29 कमल का संकल्प है जी, जो डबल इंजन की सरकार पूरे बहुमत और अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ पूर्ण करेगी। ठीक है। और श्री राम लल्ला के चरणों में 29 कमल समर्पित। चलिए 29 एक फिगर बीजेपी की तरफ से। रोशनी जी आपको क्या लगता है, कितना इस बार आप गेन कर पाएंगे पिछली बार से? देखिए, चूंकि हम हवा में बातें नहीं करते और जो मतदाता और नहीं, तथ्यात्मक कर लीजिए, कुछ तो आकलन आपका होगा। जी बिल्कुल तथ्यात्मक, हम तथ्यात्मक बात ही कर रहे हैं। तो हम 15 सीट के ऊपर जाएंगे 15 और ये करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कि जिस तरीके से लोकतंत्र संविधान की हत्या ये भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से झूठ और पाखंड का जवाब मुझे लगता है कि इनको जरूर मिलेगा। और वो इंदौर की जनता भी इनको दे रही है और वो देख रहे हैं कि आप ये कह रही हैं कि चुप्पी साधते। अरे आप बताइए, भारत देश की गौरव। रोशनी जी हम इसी पे, हम आरोप प्रत्यारोप पर ले जाएंगे, थोड़ा सा हम नंबर गेम पे बात कर लेंगे। 15 प्लस कौन कौन सी और मालवा निमाड़ में वो कौन कौन सी रहेंगी, उस पर बात करेंगे। ये जो पोलिंग बूथ्स के बाहर एक लाइन आप देखते हैं, दरअसल वो लाइन नहीं है, वो धागा है। उस धागे में आपको आदिवासी अंचल से आई महिलाएं भी दिखेंगी, राजनीति के दिग्गज भी दिखेंगे, और सब मिलकर लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर को पिरोते हैं। जो 8 हमारी सीटें हैं, उनके जो मतदाता हैं उनसे हमारी बार बार ये गुजारिश है कि घर से निकलिए, वोट कीजिए और इस खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा बनिए, इसे और खूबसूरत बनाइए। इन तमाम चीज़ों के पहले हम जो चर्चा कर रहे थे रोशनी जी से, प्रियंका जी से, संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक नंबर लेने की हमने कोशिश की थी कि किसकी कितनी उम्मीद है बीजेपी से। प्रियंका जी ने ये कहा कि 29 कमल की माला हम पहनाएंगे, 15 प्लस का दावा किया रोशनी जी ने। हालांकि हम किसी को उत्साह या निरुत्साह करने नहीं करेंगे, लेकिन संदीप जी ये जो एक आंकड़े हैं कि बीजेपी कह रही है कि सारी हम अपने खाते में ले जाएंगे और कांग्रेस कह रही है कि 15 प्लस, तो 15 प्लस अगर ये आ गए तो फिर तो 400 पार का सपना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। देखिए रमन जी, अब सबके अपने दावे हैं, लेकिन इतना किसका लगता है इसमें आप? लेकिन इतना तय है कि दोनों जो कह रहे हैं वो सच नहीं होगा। मैं इतना जानता हूं कि जो चाहे बीजेपी कह रही हो, कांग्रेस कह रही हो, वो आंकड़े तो नहीं आने वाले, ऊपर नीचे तो रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, ऊपर नीचे। मतलब ये 29 पूरा नहीं और 15 तो नहीं 29 तो नहीं आ रहा है। अच्छा। अब वो कितना ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जो हम लोगों ने भी घूमा या देखा, वो ये संकेत दे रहा है कि 29 मुश्किल है आना। रोशनी जी प्लस माइनस कितना मान ले संदीप जी किस बात से?
आपने 15 बोल दिया, 15 जो प्लस। मैंने 15 का आंकड़ा दिया, क्योंकि 29 में से 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके हड़प ली है, तो उन 2 सीटों को मैं नहीं जोड़ रही हूँ, क्योंकि ये हड़पी हुई सीटें हैं। तो हड़पने पे मुझे लग रहा है इनको मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये इंदौर का अपमान, चाहे वो खजुराहो का अपमान हो, तो ये लगातार देश की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता इस बात का सबक इनको मिलेगा। क्योंकि एक जो चुनाव की मर्यादा है, देखिए ये जो डिबेट भी होती है तो लगातार ये आरोप प्रत्यारोप पे बात करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि उसको हम एक पॉजिटिविटी दें, ठीक बात, सकारात्मक रूप में मुद्दों पर बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पर बात नहीं करेगी। अभी आप मोदी जी के मध्य प्रदेश में ये आए, चाहे खंडवा में या कहीं पर भी जहां पे भी भाषण हुए, आप देखिए कि सबसे ज्यादा इन्होंने हिंदुत्व और राम मंदिर के एजेंडे को लेके चले। तो ये देश का दुर्भाग्य है, उनको भी शर्म करनी चाहिए कि कब तक आप राम के नाम पर वोट मांगेंगे। आप राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य नहीं रोशनी जी, हम फिर आरोप प्रत्यारोप पे चले गए। हम सीटों की गणना, सीटों की हम आकलन पे बात कर रहे थे। देखिए अभी सब कुछ जो है आकलन पर चल रहा है, कुछ नहीं तय है, 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक नंबर दिमाग में रहता है। हम सिर्फ उसकी बात कर रहे थे। प्रियंका जी कुछ कह रही थी, उनकी बात सुन लेते फिर आ रहे हैं रोशनी जी आपके पास। प्रियंका जी कुछ कह रही हैं आपसे। जी बड़ा ही हास्यास्पद हो जाता है। संविधान के रचयिता, संविधान को पोषित करने वाली माई बहन ने कहा कि 70 सालों में सबसे ज़्यादा सत्तारूढ़ पार्टी इनकी रही। संविधान में संशोधन 106 बार इन्होंने किए। 61 बार आज़ादी के बाद ये लोग विघटित हो गए, भाजपा ने नहीं विघटित किया। 61 बार आपकी कांग्रेस खुद अपनी ही हरकतों से विघटित हुई है। एक मिनट उसके बाद आज आप लोग सारी चीजों का दोषारोपण भाजपा पे करते हैं। आप लोग को शर्म नहीं आती? 61 बार आपकी जो कांग्रेस वर्टिकली डिवाइड हुई, तब आप लोगों ने क्या किया? आपको विचार करना चाहिए था। आज जो संविधान का आप लोग बात करते हैं, आपातकाल लगाने वाले आप लोग, बार बार चलती हुई सरकारों को गिराने वाले आप लोग, फिर भी आप लोग हम पे आरोप लगाते। थोड़ा तो शर्म कीजिए रोशनी जी, थोड़ा अध्ययन करके बैठिए। प्रियंका जी, मध्य प्रदेश की 29 में से कितनी हम इस पर, प्रियंका जी फिर विषयांतर हो गया। हम थोड़ा सा डिबेट, हेल्दी डिबेट रहे ना, मतलब फिर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। बेटा ना मारे तीतरी और कहते बाप तीरंदाज। अरे तुम लोगों ने जो किया है पहले उसका तो क्षमा मांगो, फिर न्याय की बात करना। आप लोगों को क्षमा पत्र तैयार करना चाहिए और उसको प्रस्तुत करना चाहिए, तो निश्चित आप लोगों को वोट मिल जाएगा। पहले क्षमा तो मांगो अपनी करतूतों की। आज भारतीय जनता पार्टी पे आप सवाल खड़े करते हो, पहले मुद्दे तो गिनाओ कि आपने क्या किया। आप अपनी उपलब्धि गिना दीजिए, हमारी तो गिरा रहे हो आप लोग। आप अपनी उपलब्धि गिनवा दीजिए। क्या गिनवाएंगे आप लोग? क्या गिनवाएंगे कि आप लोगों ने चलती हुई सरकारों को गिराया? नहीं, मैं गिनवाती हूँ ना। गिनिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सब जब थे मनरेगा स्कीम लेकर के आए, उसी पर आप उसमें आपने स्कीम लाया कौन? करप्शन की भेंट चढ़ा दिया। प्रियंका जी शर्म करिए। मनरेगा स्कीम में लाखों करोड़ों गरीबों को आप अपनी चर्चा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में ही मनरेगा स्कीम को चलाया गया। आज आप उसको चला रही है। यहाँ पंचायती राज अधिनियम को लेकर के जो आप मुखारबिंद होकर के बोल पा रही है, वो कांग्रेस का सर्वेक्षण रहा कि पंचायती राज अधिनियम लेकर के आए, सरपंच बनी महिलाएं, जनपद बनी, जिला पंचायत में छोड़ दूंगा। जी पे क्यों जा रही? जय श्री राम का भक्त बता करके जो पल्ला बता प्रियंका जी, रोशनी जी, दोनों से मेरी ये गुजारिश है कि एक एक कर अगर हम बात रखें तो शायद अच्छा ठीक है आप दोनों पहले आप दोनों शांत हो जाएं। प्रियंका जी, रोशनी जी माफ कीजिएगा, 1 मिनट के लिए मुझे बीच में ना रख के सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। हम नहीं करना। आप ब्रजभूषण जी पे बोलिए जरा, शर्म करिए। आप पहले दोनों लोगों से मेरा निवेदन है। प्रियंका जी, रोशनी जी प्लीज आप 1 सेकंड के लिए रुकेंगे जरा। आप इनको चुप करिए, मैं तो 2 बार चुप हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोशनी जी, प्रियंका जी मेरी बात सुनिए आप थोड़ा सा प्लीज। 1 सेकंड के लिए दोनों को रोकूंगा प्लीज, मैं आप दोनों को रोकूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप दोनों की बातें जो है वो ओवरलैप हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरी बार बार गुजारिश ये है कि जब हम बात करें डिबेट तो अपनी अपनी बात रखें, एक एक करें, इसीलिए सबको मौका दे रहा था। खैर एक आपको यहाँ दोनों को मैं माफ कीजिए थोड़ा सा रोकूंगा और संदीप जी आपके पास चलूंगा एक समअप के लिए, एक फाइनल समअप के लिए कि इतनी देर हम बात करते रहे, हमने मुद्दों की बात की, हमने दौरों की बात की, अपनी स्ट्रेटजी की बात कर ली और अब हमने नंबर गेम की भी बात कर ली। ये इस बार
कुछ चेंज होगा जो हम एक आंकड़ा लेकर चल रहे हैं 29 का 15 का, अभी तो आपने हालांकि बता दिया कि ये 29 भी नहीं होगा 15 भी नहीं होगा, लेकिन फेवर में किसके और नेगेटिव में किसके, ये कुछ अभी समझ आ रहा है या अभी भी नहीं समझ आ रहा है? देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात ही नहीं है। कांग्रेस, मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी सत्ताधारी दल है, बढ़त में तो वो रहेगी, ठीक, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, और एक और रमन जी, इस डिबेट में क्या महंगाई पर चर्चा हुई, क्या बेरोजगारी पर चर्चा हुई, नहीं, क्या हमने 10 साल में कितना भारत बदल दिया, इसकी चर्चा हुई? दुर्भाग्य यही है कि राजनेता उन विषयों पर बात करते हैं जो उनके लिए सूट करते हैं, और वही डिबेट का हश्र होता है कि चर्चाएं उन्हीं की होती है। कांग्रेस बेहतर होती तो अपने काल की बात करती, बीजेपी होती अपनी उपलब्धियों की बताती, आगे का रोड मैप बताती, लेकिन चर्चाएं वही होती हैं जो उनके लिए सूट करती हैं, और मुझे लगता है वही मुद्दे सामने लाए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और निश्चित तौर पर आज जो वोटिंग चल रही है, चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बातों को जनता के साथ साझा करने के लिए, तमाम मुद्दों पर, तमाम समीकरणों को इस तरह से साझा करने के लिए।